कांग्रेस पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती थी। वो विचारधारा अब वहां से कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ हो जा रही है और ये समाज के लिए, देश के लिए, दोनों के लिए खतरनाक है। इनहेरिटेंस टैक्स की जो बात है तो ये तो मोदी जी 2019 में लगाने वाले थे, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। इस तरह के बयानबाजी का क्या तुल्क है कि भारत में जो नॉर्थ ईस्ट में लोग रहते हैं वो चाइनीज से मिलते हैं, जो साउथ के लोग रहते हैं वो अफ्रीका से मिलते हैं, अफ्रीकन जैसे लगते हैं। आपको लगता है बीजेपी के लिए बयान जो है टॉनिक का काम करता है? नमस्कार, मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी के लीडर राहुल त्रिवेदी जी हैं और इससे हम बात करेंगे कि पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा। तो इसके क्या कुछ मायने हैं और कैसे चुनाव दर चुनाव, चरण दर चरण ये मुद्दे बदलते गए। आज हम इन्हीं सब बातों पर इनसे बात करेंगे। राहुल जी, संवाद पर स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले लोकसभा चुनाव को लेकर जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो मुद्दे वार पलटवार, आप कैसे देखते हैं, किधर जा रही है चुनाव की ये पूरी रणनीति? देखिए, ये पूरा चुनाव का जो जिस तरह के कैंपेन चल रहा है वो लगभग पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है। शुरू में कैंपेन बिल्कुल विकास के मुद्दे पर था। मोदी जी के जितने भी रैली आप देखेंगे शुरुआती दिनों के, उस रैली में वो सिर्फ विकास की बातें करते थे कि हमने क्या क्या नई योजनाएं दी और हमारे आने वाले समय में क्या योजनाएं होंगे, चाहे वो मुद्रा योजना की बात हो या टॉयलेट देने के लोगों की बात हो, जनधन योजना की बात हो, एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो, इस तरह की बातें होती थी। नए क्या हो सकता है उसमें बातें होंगी। इसी बीच में कांग्रेस की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से कुछ बयान आते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम एक्सरे करेंगे समाज का, हम लोगों के पैसे का एक्सरे करेंगे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और कहीं ना कहीं ये मुद्दे और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे इंडी अलायंस और विशेष करके जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, सैम पित्रोदा हों, ये लोग लेकर आना शुरू करते हैं। इसी बीच में जो दूसरे उनके अलायंस हैं, जिसमें आप देखेंगे लालू प्रसाद जी हों या अखिलेश यादव हों, ये सारे लोग धीरे धीरे करके इन मुद्दों को फिर से हिंदू मुस्लिम पर लाने की कोशिश किए। जब वो इन मुद्दों को एक बार हिंदू मुस्लिम पर लेकर आए, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को लोगों को समझाना पड़ा। सपोज आरक्षण की बात हुई, अभी 2 दिन पहले लालू जी ने बयान दिया कि आरक्षण में जो आरक्षण है वो मुसलमानों को उनको आरक्षण दे देना चाहिए, ओबीसी और एससी से आरक्षण हटा के उनको दे देना चाहिए। तो ये तमाम चीजें वो लोग हिंदू और मुस्लिम पर लेकर आए और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो अभी के भाषण आप देखेंगे या जो भी अब संवाद हो रहे हैं माननीय मोदी जी का, उसमें ये देश को विश्वास देना पड़ा, ये बताना पड़ा कि किसी भी कीमत पर इस देश से आरक्षण खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो एक ऐसी व्यवस्था है जिस समाज को ऊपर लाने का और जो माननीय मोदी जी का मुख्य मकसद है इस देश में। आप देखेंगे जो अंत्योदय जिसकी बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा उन्होंने काम पिछले 10 साल में अगर देखेंगे तो गरीबों के लिए हुआ, चाहे वो जनधन योजना खुलवाने की बात हो या जो मुद्रा योजना की बात हो, उज्ज्वला योजना में गैस देने की बात हो, घर बनाने की बात हो, टॉयलेट की बात हो या किसानों को जो किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये सालाना देने की बात हो, 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक जो अनाज देने की बात हो। और एक बहुत ही मैं मजेदार चीज बताना चाहता हूं, देखिए विपक्ष सवाल कर देता है या कह देता है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, मुफ्त में क्या कर रही है सरकार। 2014 से पहले हम सभी लोग जानते हैं कि हम कभी भी न्यूज पर देखते थे, पढ़ते थे कि एफसीआई में, फलाने एफसीआई में इतना टन अनाज सड़ गया, यहां पर इतने अनाज चूहे खा गए। जब मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने इस बात की जानकारी ली, उन्होंने पता किया कि आखिर भाई ये कैसे होता है या क्यों होता है। तो उन्हें बताया गया या उनको जानकारी में ये दिया गया कि जो हम अनाज लेते हैं किसानों से, उस अनाज में जितने अनाज हम इस्तेमाल कर पाते हैं और बहुत सारा अनाज है जो बच जाता है, वो हम कहीं यूज नहीं कर पाते और वो अनाज फिर कहीं हमें बाहर रखना पड़ता है, बारिश का मौसम होता है, कुछ भी होता है, वो सड़ जाता है। तब मोदी जी ने ये योजना बनाई कि अगर ये अनाज सड़ जाता है तो उससे बेहतर है कि इस अनाज को लोगों को मुफ्त में दे दिया जाए, इस अनाज का इस्तेमाल हो जाए। और उसी के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि ये योजना बनी और ये योजना आगे तक कार्यान्वित होगी। तो एक तरफ मोदी जी या पूरी सरकार जो है एनडीए की, वो देश को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार, और दूसरी चीज कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती थी
वो विचारधारा अब वहां से कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ वो जा रही है कि अगर किसी के पास धन नहीं है और दूसरे के पास ज्यादा धन है, संपत्ति है, तो उससे छीन लो या सरकार उससे छीन लेगी। तो ये विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा नहीं रही है। उनके ऊपर कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा हावी होते जा रही है और ये समाज के लिए, देश के लिए, दोनों के लिए खतरनाक है। लेकिन विरासत कर लगाने की बात तो न राहुल ने कहा, न कांग्रेस के किसी नेता ने कहा कि हम इंडिया में लगा देंगे विरासत कर। नहीं, सैम पेत्रोदा जी ने कहा था। उन्होंने कहा अमेरिका में ऐसा होता है। नहीं, अमेरिका में ऐसा होता है और भारत में भी ऐसा इंप्लीमेंट किया जा सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा किया जा सकता है, उन्होंने कहा अमेरिका में ऐसा होता है। सिर्फ अमेरिका में नहीं, अमेरिका जर्मनी का उन्होंने उदाहरण दिया, लेकिन उन्होंने ये बात कही है उसमें कि 55% जो ले लिया जाता है और 45% रह जाता है। और देखिए, कभी भी अगर सैम पित्रोदा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कल तक थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, लेकिन वो कोई भी बात अगर कहते हैं तो वो भारत के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं क्योंकि वो कांग्रेस के लीडर हैं। लेकिन देखिए राहुल जी, इनहेरिटेंस टैक्स की जो बात है, तो ये तो मोदी जी 2019 में लगाने वाले थे, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। देखिए, ऐसा रिपोर्ट का कहीं भी कोई ऑथेंटिक कुछ भी हमारे पास नहीं है कि इस तरह की कहीं भी बात हुई थी, कहीं चर्चा भी हुआ था, ठीक है। और भारत की जो स्थिति है, जिस तरह की भारत के और अमेरिका में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम लोग पूंजीवादी देश नहीं है। हमारे समाज की जो स्थिति है, वहां पर इस तरह के टैक्स के बारे में सोचना भी बहुत बड़ा गुनाह होगा। तो अब कल की बात आप मैं कहता हूं, कल जिस बात पे सैम पित्रोदा जी को रिजाइन देना पड़ा, आप देखें इस तरह के बयानबाजी का क्या तुर्क है कि भारत में जो नॉर्थ ईस्ट में लोग रहते हैं वो चाइनीज से मिलते हैं, जो साउथ के लोग रहते हैं वो अफ्रीका से मिलते हैं, अफ्रीकन जैसे लगते हैं, जो सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में लोग रहते हैं वो ब्रिटिशर्स, अंग्रेजी की तरह लगते हैं। आप ये रेसिज्म, मतलब इस तरह की, तो ये भाषा जो है, ये भाषा तो आप आखिर क्या आप शो करना चाहते हैं? और कहीं ना कहीं उनको एक सपोर्ट है कांग्रेस पार्टी की या सोच है। और इन्होंने पहले, देखिए, उन्होंने रिजाइन कर दिया। मैं दावे के साथ करता हूं कि चुनाव के बाद फिर उन्हें वो अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि गांधी परिवार से सैम पित्रोदा जी का बहुत ही पुराना रिश्ता है। वो राजीव गांधी जी के मित्र भी रहे हैं, वो शुरुआती दिनों में राहुल गांधी जी के शिक्षक के तौर पे भी काम किए हैं। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए या चुनाव के लिए इन्होंने कह दिया कि इसे हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। 4 जून के बाद वो फिर से, क्योंकि पहले भी हुआ है, मणिशंकर अय्यर जी ने ऐसे ऐसे बयान दिए, पाकिस्तान में जाके उन्होंने भारत के खिलाफ बयान दिया, चाय वाले के ऊपर बयान दिए, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। तो कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयान से आपको लगता है बीजेपी के लिए बयान जो है टॉनिक का काम करता है? देखिए, सवाल टॉनिक मिलने का या नहीं मिलने का नहीं है। सवाल यह है कि वो समाज को कितना बांटता है, वो समाज के लिए कितना खतरनाक है। अगर आप पक्ष और विपक्ष की बात है और कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत बात करता है तो वो गलत बात का तो मैसेज तो गलत ही जाएगा। तो हम इसके लिए तो वो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और हम तो ये एक्सपेक्ट करते नहीं कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हम बैठे रहते हैं या वेट करते हैं कि उनके तरफ से कोई आदमी आए और इस तरह का बयान दे और फिर हम उस बयान पे अपनी प्रतिक्रिया दें। लेकिन ऐसे कहा जा रहा है कि सैम पित्रोदा ने इस तरह का बयान देकर एक तरीके से बीजेपी के पाले में गेंद दे दिया। देखिए, यहाँ की जनता अब बहुत समझदार हो गई है। जनता को पता है पिछले 10 साल में जिस तरह से देश में काम हुआ है, हर क्षेत्र में आप देखेंगे। मैं कहता हूं कि छोटे से लेकर, मतलब जिसको अंत्योदय की बात करते हैं, एक निम्न वर्ग का व्यक्ति से लेकर गांव में आज बिजली, पानी, आप किसी भी गांव में, किसी भी राज्य के किसी भी गांव में चले जाएं, छोटे गांव में चले जाएं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इतनी मजबूत वहां पर सारी स्थिति मिलेगी कि लोगों को लगने लगा है कि अब लाइफ इजी हो गया है। और वही सबसे बड़ी देन है। दूसरी चीज कि मोदी जी ने कभी भी समाज को बांट के कोई काम नहीं किया। उनकी जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं देश के हर वर्ग के लिए है, मतलब चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से आए। और वो समस्या दे रहा है कहीं ना कहीं विपक्ष को। विपक्ष को ये लग रहा है कि पहले हम लोगों ने एक प्रोपेगेंडा चलाया या एक एजेंडा सेट करने की कोशिश किया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। 3 तलाक का जब उस पर कानून बन गया तो कुछ हद तक जो मुस्लिम परिवार है, खासकर मुस्लिम बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनका भी समर्थन मोदी जी को मिलने लगा। फिर इन्होंने अगड़े पिछड़े में और इनका जो जो इनके जाति जनगणना की बात है, ये लेकर आए, जबकि इन्हीं के पार्टी के, इन्हीं के एक मतलब बहुत वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 20 सदन में कहा था कि जातीय जनगणना कहीं ना कहीं देश को तोड़ने का या जाति वर्ग को तोड़ने का काम करता है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, जाति जनगणना हो भी तो उसका एक आधार हो, या किसी ये कहकर कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी और उसकी उतनी भागीदारी, यानी कि मतलब जिसकी जनसंख्या ज्यादा है तो आप, और दूसरा व्यक्ति है उसने अपने मेहनत से अगर उसने ज्यादा पैसा कमाया तो उससे आप छीन लेंगे, या कुछ ऐसा नियम लाएंगे आप सत्ता में कभी रहे। अच्छा, और उसका थोड़ा बहुत रूप स्वरूप इनके कर्नाटक में और हिमाचल में दिख भी रहा है। ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन नीतीश ने ये किया था जाति कास्ट सेंसस, और आपने फिर नीतीश के साथ मिलकर सरकार बना ली बिहार में। नीतीश जी ने किया था, हमने समर्थन भी किया था उसका, भारतीय जनता पार्टी में ने उसका समर्थन किया था उस जनगणना का, लेकिन उसका आधार ये था कि अगर कोई व्यक्ति पिछड़ा है या ज़्यादा उसकी स्थिति, सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति अगर खराब है तो एक प्रॉपर व्यवस्था में, ये नहीं, कभी भी नीतीश जी ने भी ये नहीं कहा और उनके जेडीयू पार्टी की तरफ से भी कभी ये बयान नहीं आया कि बिहार में जाति जनगणना के बाद अगर देखा जाएगा जिसके पास ज़्यादा धन है उसका धन लिया जाएगा। और मैं वही कहना चाहता हूं कि सोच की डिफरेंस है, ये सोच कम्युनिस्ट सोच है। कम्युनिस्ट क्या कहते हैं कि दुनिया के जो सर्वहारा वर्ग है वो एक हो जाओ, मजदूर एक हो जाओ, अगर तुम ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो छीन लो। ये शस्त्र क्रांति की भी बात करते हैं, और मतलब इनका है कि दुनिया में अगर किसी के पास पैसा है, संपत्ति है तो उसे छीन लो, या तो उनसे ले लो, नहीं ले सकते हो तो छीन लो। हालांकि ऐसा कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था। दूसरा ये कि लगातार हमने देखा कि जब इस चुनाव की शुरुआत हुई तो उससे पहले पीएम मोदी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस पार्टी की गारंटी, ये चल रहा था दोनों के घोषणा पत्र में, दोनों पार्टी के। अब होते होते कि ये बाद में हिंदू मुसलमान पे चला गया, तो ये करने की क्यों जरूरत पड़ी? मैं वही तो कह रहा हूं, आप पूरे कैंपेन को देखेंगे तो सबसे पहले बयान राहुल गांधी जी की तरफ से आता है, उनका बयान आता है, खड़गे जी का भी बयान आता है, फिर इनका मैनिफेस्टो आता है। उस बयान में राहुल गांधी जी कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम एक्सरे कराएंगे, समाज का एक्सरे कराएंगे और देखेंगे, और वो एक्सरे सिर्फ समाज का सामाजिक एक्सरे नहीं होगा, लोगों के धन का, संपत्ति का भी एक्सरे होगा। ये उनके स्टेटमेंट्स हैं। आप क्या देना चाहते हैं? आज देश में एक सिस्टम बना हुआ है, लोग अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, लोग टैक्स सिस्टम है, टैक्स सिस्टम में जो आते हैं वो लोग अपना पैसा देते हैं, कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ एजेंसियां हैं, काम करती हैं। ये एक्सरे करने वाली बात कहां से आई? और उन्होंने अपने बयान में कहे हैं कि अगर ज़्यादा लोग, अगर इनको एक किसी व्यक्ति को वो ऐसे आइडेंटिफाई करके कि इनको बाद में नहीं कहना पड़ेगा, अगर ये ज़्यादा संख्या में होंगे तो जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होगा उनसे इनको संपत्ति लेकर दिया जाएगा, अगर इनके पास 2% है तो इनको 50% दिया। इसकी जरूरत क्या थी? मैनिफेस्टो में भी ये बात कहते हैं, ये अपना जो मैनिफेस्टो लेके आते हैं। तो आप समाज में ये तोड़ने का बात क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि मुसलमानों का, इन्होंने वायनाड में बोला है कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, मुसलमानों को आरक्षण में लाया जाएगा। तो वो आरक्षण कहीं ना कहीं आप जब देंगे तो ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण से निकाल के आप देंगे। इसका मतलब आप ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं या उसमें सेंध करना चाहते हैं? इतने, और जब इस तरह के बयान आने लगे उसके बाद माननीय मोदी जी की तरफ से प्रतिक्रिया स्वरूप और लोगों को बताने के लिए कि समाज में उस तरह का असंतोष ना हो, लोगों में यह ना लगे कि अरे कल के डेट में ऐसा भी हो सकता है क्या देश में, इस कारण से बताने के लिए, जताने के लिए ही माननीय मोदी जी की तरफ से इस तरह के बयान आने पड़े। तो जब बीजेपी की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से स्टेटमेंट दिया जाता है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, जिनको घुसपैठिए है, उनको आरक्षण दे दिया जाएगा, उनको पहला हक दे दिया जाएगा, मनमोहन सिंह का बयान याद दिलाया जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर इस तरह के बयान की क्या ज़रूरत है? और दूसरा कि इस तरह के क्योंकि लगातार मामला उठाया जा रहा है कि एससी, एसटी का, ओबीसी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, तो ये उठाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए, भारत में संविधान बदलने की तो जहां तक बात है वो कोई नहीं बदल सकता। हाँ, इसी कांग्रेस पार्टी ने, आपको याद होगा, और आप इमरजेंसी का दौर देखेंगे या उसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जरूर कुछ कोशिश किए थे, जिस तरह के उसमें अमेंडमेंट्स हुए थे, जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके अधिकारों पर भी अंकुश लगाने का, पत्रकारिता पे अंकुश लगाने का कोशिश किया गया था, वो एक उनकी कोशिश जरूर हुआ था। और उस समय जिस तरह का जेपी आंदोलन हुआ, उसका प्रतिक्रिया में जो जितना बड़ा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को भी दबाने के लिए इमरजेंसी जब देश में लागू हुआ था, उस समय सबसे ज्यादा पत्रकारों को ही गिरफ्तार किया गया था, और बाकी जो आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के और तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी उनके नेताओं को और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो एक बार ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी ये देख चुकी है,
और ये कांग्रेस पार्टी की सोच में है कि अगर उनके पास पावर आए तो वो संविधान बदलने का, क्योंकि उन्होंने एक प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने और बाकी लोगों ने मिलकर जो संविधान देश के लिए बना दिया, आप देखेंगे, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में इस देश में लगभग 50 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए गए। उनका 2 फेज में अगर देखेंगे, इमरजेंसी से पहले और इमरजेंसी के बाद। इमरजेंसी से पहले मुझे लगता है कि लगभग 30 या 35 बार, और इमरजेंसी के बाद जब वो सत्ता में आती है 80 से 84 के बीच में, तब लगभग 15 बार। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 2-2 बार सत्ता में आए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आए। एक भी राज्य में कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगाने की, जबकि स्थिति बहुत खराब हुई, लेकिन हम संवैधानिक प्रक्रिया के थ्रू, कानून के थ्रू ही वहां पर संभल, चाहे वो मणिपुर का मामला ले लें आप, चाहे पश्चिम बंगाल का ले लें, चाहे केरल का ले लें, स्थिति बहुत खराब होने के बाद भी हुआ कि संवैधानिक तरीके से ही वहां पर चीजों को ठीक, या जो कानून है, जो व्यवस्था है, उसके द्वारा ही उसको ठीक करने की कोशिश किया जाएगा। तो ये मंशा तो पहले कांग्रेस पार्टी ने ही अपना रिफ्लेक्ट कर दिया है कि अगर उनके पास एब्सोल्यूट पावर आएगा तो वो संविधान में चेंज कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी ने तो इस चीज को दिखा दिया है कि वो जो भी कार्य करेंगे वो संविधान के दायरे में करेंगे। नहीं, लेकिन जब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाएगा, लगातार ये बयान दिया जा रहा है, इन बयानों के बीच अगर पीएम मोदी मुसलमानों को कुछ आत्ममंथन की सलाह दें तो आपको लगता है कि मुस्लिम वोटर आपको वोट देंगे? देखिए, वोट हमेशा कहीं ना कहीं सिर्फ वोट ही एक मकसद नहीं होता है, लेकिन आत्ममंथन की जरूरत तो बिल्कुल है, क्योंकि यह भी देखना होगा जो मुस्लिम भाई बहन हैं कि उन्हें कांग्रेस की सरकार लगभग 50-55 साल यहां सरकार रही। मोदी जी के आने से पहले लगभग आप मान के चले कि 65-70 साल के पूरे इतिहास में उसमें 5-10 साल अगर निकाल दे दूसरी पार्टियों का, उस 50-55 साल में मुसलमानों की स्थिति कितनी बदली, उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति में कोई बदलाव हुआ? और अगर नहीं हुआ तो किसके कारण नहीं हुआ? जो भी पार्टियां आज विपक्ष में हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, या तमाम ऐसी पार्टियां हैं, इन्होंने मुसलमानों के सोशल रिफॉर्म के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए क्या किया? उनके तरफ से सिर्फ उन्हें चुनाव के समय एक मोहरा बना के, उनके फेवर में बातें करके, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाया गया। मैं कहता हूं कि अगर इनके पास सत्ता थी ना 10 साल, 2004 से 14 थे, क्यों नहीं आरक्षण देने की कोशिश की है? ये कुछ दिखाते। आज ये महिला के लिए बात करते हैं, बाकी हम महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे और साल में ये देंगे, ये काम पहले क्यों नहीं किया इन्होंने? इनके पास सत्ता रही है ना। जब इनके, देखिए, बेसिक डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में या नरेंद्र मोदी जी की राजनीति में और कांग्रेस पार्टी की राजनीति में, ये जब भी सत्ता में आएंगे तो ये भ्रष्टाचार करेंगे, और वो दिख चुका है पहले। और भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आएंगे तो वो विकास की एक नई धारा लेकर चलेंगे, जिससे देश एक नए आयाम को लिखे, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। आज देश में आतंकवाद लगभग समाप्त है। एक समय हुआ करता था जब हम, आप सभी देखे होंगे, दिल्ली में जब हम बसों में चलते थे तो लिखा हुआ था कि आप अपने सीट के नीचे देख लें, कोई लवारिस वस्तु बम हो सकता है। कहीं बस स्टॉपेज पे खड़े होते थे तो ये लिखा होता था। और अक्सर क्या होता था, जब हम बाहर निकलते थे नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, सुनने में आता था कि मुंबई में ब्लास्ट हो गया, दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, जयपुर में ब्लास्ट हो गया, पुणे, मतलब देश के हर कोने से ये खबर आती थी। सोचिए, उस समय किसी के घर में जो बैठा हुआ व्यक्ति होता होगा, उसके माँ बाप, भाई बहन, कोई भी होता होगा, उसका व्यक्ति वहां पर होता होगा, गया होता किसी काम के लिए, उसकी क्या स्थिति होती होगी? आज कम से कम देश से ये माहौल बदल गया है। नहीं तो थ्रेट का मेल तो अभी भी आ रहा है कि स्कूल में ब्लास्ट हो सकता है। देखिए, थ्रेट मेल आना और इंप्लीमेंट हो जाना, दोनों में फर्क है। वो थ्रेट मेल भी पिछले 10 साल में पहली बार इस तरह की घटना हुई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये घटना अंतिम घटना होगी इस तरह का थ्रेट मेल का, या जो भी फेक मेल चलाया गया है, क्योंकि उसके तह तक जाने का कहीं ना कहीं उसका लिंक जो है, वो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वो कह रहे हैं कि रूस से, रसिया से कुछ उसका लिंक है। उन्होंने सिर्फ वो मेल आईडी बनाया ही था, अभी तक जो खुल के सामने आ रही बात है कि सिर्फ वो मेल भेजने के लिए बनाया था, और उसके बाद उसका मतलब उसके तह तक जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन बेंगलुरु कैफे में पिछले दिन में ब्लास्ट हुआ, और उसका जो एसोसिएशन था वो बीजेपी से बताया गया, बीजेपी के नेता से, कार्यकर्ता से। वो पकड़े गए ना, और आप देखिए कहां पकड़े गए, वो वेस्ट बंगाल में पकड़े गए। अब आप सोचिए, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल, आप दोनों का आप कनेक्शन जोड़ लीजिए।
वेस्ट बेंगलुरु में ब्लास्ट होता है जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार, यही तो कहना चाहता हूं मैं कि आज तक बेंगलुरु में पिछले 10 साल में वहां पे नहीं हुआ, कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। और जैसे ही क्या ऐसा है कि 1 साल भी नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही वहां पे ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने के बाद जो वहां के आरोपी हैं वो वेस्ट बंगाल में पकड़े जाते हैं। और जिस वर्ग से आते हैं जो लोग हैं जो पकड़े गए हैं, वो साफ हो गया है उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, और कहीं भी ये चीज एस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि उनका बीजेपी से कोई ताल्लुकात है। और अभी जांच चल रही है, जांच में सब कुछ सामने ही आ ही रहा है, तो आप खुद देखें ना, ये तो एस्टेब्लिश हो रहा है। वही तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में ये बहुत बड़ी बात है कि आज कम से कम देश के अंदर हम सुकून से जी रहे हैं। हम अपने दिमाग से एक सब कॉन्शियस में जो बिठा कर चलते थे कि बम ब्लास्ट, आतंकवादी घटनाएं, ये उस चीज को हम भूल गए हैं। इस समय दिल्ली की राजनीति को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने एंटी इनकमेंसी फैक्टर, क्योंकि पिछली बार 7 के साथ बीजेपी के पास गई थी सीट, इस बार एंटी इनकमेंसी फैक्टर को काटने के लिए बीजेपी ने 6 सीट बदल दिए। पूर्वेश वर्मा तक का टिकट काट दिया, मीनाक्षी लेखी तक का काट दिया। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से इंडिया और कांग्रेस अलायंस है, इस वक्त आम आदमी पार्टी साथ में है, तो उसमें बीजेपी अपने लिए कितना बड़ा टफ मुकाबला देख रही है। देखिए, कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला इसलिए नहीं है कि यहां की जनता कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार से उब के 2012-13 में मौका दिया एक नई पार्टी को, आम आदमी पार्टी को। उन्हें लगा, क्योंकि जो उस पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो यही कहकर सत्ता में आए थे कि ये सारे पार्टियां, ये उस समय खासकर उन्होंने जो आज के डेट में विपक्षी पार्टियां, उस समय सत्ता की पार्टियां हुआ करती थी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, सभी के नेताओं को उन्होंने, तेलुगु देशम आपका डीएमके हो, सभी पार्टियों के नेताओं को उन्होंने भ्रष्टाचारी बताया था और सभी के खिलाफ बोला था कि मेरे पास पुख्ता सबूत हैं जी। पहली चीज, उनके गोद में जाकर वो बैठ गए। दूसरी बात, पिछले 10 साल में उन्होंने भ्रष्टाचार में उनके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज दिल्ली जितनी बुरी स्थिति में है, यहां पर अगर आप पूरी दिल्ली में घूम के देख लें तो जो अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, उस कॉलोनियों के सारे सीवर लाइन, सारी सड़कें खुली पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं। टूटी से ज्यादा, कम से कम टूटे पे तो चल भी सकते हैं, खुदी पड़ी है। और क्यों खुदी हुई है? इन्होंने 1.5-2 साल पहले एक प्लान बनाया, इनके जल बोर्ड इनके अंदर में है। आपको पता होगा कि जल बोर्ड पर 83,000 करोड़ रुपए का लोन हो गया है। इन्होंने एक प्लान बनाया सीवर लाइन का बिछाने का जल बोर्ड के थ्रू और पाइपलाइन डालने का। उसके लिए इन्होंने टेंडर किया, उसके पैसे इन्होंने निकाल लिए, उसके टेंडर भी हो गए, लोगों को, ठेकेदारों को मिल गया। ठेकेदार जब काम शुरू किए 6 महीने 8 महीने के बाद, जब उन्होंने डिमांड किया कि भाई हमें और पैसे चाहिए, तो इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। सारे ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए। आज स्थिति यह है कि आप कोई भी अनऑथराइज कॉलोनी में या थोड़ा भी ढंग का जो भी जगह है वहां आप चले जाए, सारी सड़कें आपको खुली मिलेंगी, या तो खुदी हुई हैं या टूटी हुई हैं। एक भी नई सड़क या एक भी अनऑथराइज कॉलोनी में आपको सड़क, और जो मेन सड़कें भी हैं उन सड़कों की हालत भी आप देख ले। पानी की स्थिति जो है वो सबको पता है कि क्या स्थिति है। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की बड़ी खराब जो स्थिति है परफॉर्मेंस, वर्क परफॉर्मेंस, लेकिन हम अगर देखें तो 2013-14 से जब से आम आदमी पार्टी यहाँ फाइट कर रही, लगातार 67 सीट तक पहुंच जा रही है। एमसीडी में भी बीजेपी का एक तरह से किला ध्वस्त कर दिया। देखिए, क्या होता है कि जब भी कोई नए पार्टी या नए लोग आते हैं राजनीति में, तो उम्मीद एक लंबे समय तक लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि अब इनके तरफ से कुछ चीज़ें बदल के आए, कुछ नया सुधार हो। दूसरा, जो वो फ्री में कुछ चीज़ें देने का उनके तरफ से चला, फ्री पानी, फ्री बिजली, उसका भी कुछ प्रभाव रहा। अब लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों ने जो आंखें खोलने वाली बात रही है वो रहा है इनका शीश महल। जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम सरकारी मकान नहीं लेंगे, हमारे लिए 2 कमरे बहुत हैं, जो कहते थे कि हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, 100 रुपये का चप्पल, 200 का शर्ट, 10 रुपये का पेन लगा के चलते थे, वो आज 55 करोड़ के महल में रहते हैं। उसकी जरूरत क्या पड़ी? 8-8 लाख रुपए का इन्होंने पर्दा लगवाया उसमें, जो कम से कम 1 करोड़ रुपए का तो पर्दा होगा। एलसीडी उनके होंगे कम से कम करोड़ रुपए के। वो चीजें जो यहाँ की आम जनता थी, जो सामान्य लोग थे, उनके आंख खोलने के लिए एक बहुत था। उनको लगा कि ये आदमी तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी निकला। दूसरी तरफ आप देखें कि कोरोना काल में दिल्ली की स्थिति क्या थी। दिल्ली में लोग सड़कों पे बेचारे लोगों की मौत हो रही थी,
और ये बैठ के वहां पर इनके पास और दूसरी जल बोर्ड के लिए नीति नहीं बन रहे थे, यहां पर बिजली व्यवस्था ठीक करने के लिए नीति नहीं बन रहे थे, यहां सीवर लाइन ठीक करने के लिए नीति नहीं बन रहा था। उस समय नीति बन रहा था शराब के ठेके कैसे खोले जाए। और मैं बताना चाहता हूं कि उस समय आपने भी देखा होगा कि दिल्ली का कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हॉस्पिटल, स्कूल कोई भी नहीं होगा जिसकी दीवार से सट के इन्होंने शराब के ठेके नहीं खोले होंगे, और अपने लोगों को दिए, उसमें घोटाले किए। और अब तो सीएजी की रिपोर्ट भी आ गई है, और उसका जो परिणाम है वो परिणाम सबके सामने है कि इनके मंत्री और स्वयं अरविंद केजरीवाल जी, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक मामला चल रहा है, इसमें हाई कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन सबको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये लोग पूरी तरह से इसमें शामिल हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप अभी वो जेल में हैं। कांग्रेस पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट से कन्हैया को उतारा है अपना कैंडिडेट बना के, बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी है। तो एक मनोज तिवारी के खिलाफ एक इंडिया गठबंधन का मजबूत कैंडिडेट माना जाता है, तो आप कितना बड़ा मुकाबला देखते हैं वहां पर? देखिए, विपक्ष हमेशा विपक्ष होता है, और चुनाव है तो ठीक है, वो चुनाव में मैदान में है, लेकिन कन्हैया सिर्फ कहने के लिए कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं। पिछला चुनाव वो कम्युनिस्ट पार्टी से लड़े थे, उनके ऊपर जो विचारधारा हावी है वो कम्युनिस्ट पार्टी का विचारधारा हावी है, वो भी उसी विचारधारा के कहते हैं। वो कहते हैं ना, जब वो प्रेसिडेंट थे, उनके प्रेसिडेंट रहते हुए जेएनयू में, और उनके सामने नारा लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेंगे। लेकिन उसमें अगर दोषी कन्हैया थे नहीं, तो फिर जेल से बाहर क्यों? मैं ये कह रहा हूं, जेल से बाहर प्रश्न ये है कि कोई भी संस्था है या कोई भी जगह है जहां अगर हमारे घर में, मैं घर का मुखिया हूं और मेरे आंख के सामने कोई अपराध होता है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना कहीं कानूनी तौर पे हो सकता है कि उसको एस्टेब्लिश करने में कि नहीं जी हमने नहीं लगाया, लेकिन हमारे सामने, वो उस समय अध्यक्ष थे, वहां के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष थे, और उनके सामने नारे लगे हैं, ये तो एस्टेब्लिश है, हर वीडियोज में, हर फुटेज में एस्टेब्लिश है, और उनका इन्होंने समर्थन किया। दूसरी तरफ इन्होंने खुद का बयान दिया है कि कश्मीर में जो सेना है वो काम करती है, अच्छे से काम करती है, लेकिन सेना कहीं ना कहीं बलात्कारी है, बलात्कार के भी मामले आते हैं, ये उनके अपने बयान हैं। ऊपर से क्या हम चाहेंगे कि इस दिल्ली में भी वही लाल झंडा, वही मार्क्सवादी और जो लोग उग्रवाद को, नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले हैं, क्योंकि उनके ऊपर, वो कांग्रेस पार्टी में जरूर आ गए, वो उनकी अपनी ठीक है, लेकिन वो पिछला चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी से लड़े थे। जब जेएनयू में भी वो स्टूडेंट यूनियन के लीडर थे, तब भी वो कम्युनिस्ट पार्टी से ही लीडर थे, और उनके ऊपर जो विचारधारा का पूरा प्रभाव है, जिस तरह की वो बातें करते हैं कि हम छीन लेंगे, हम ले लेंगे, तो वो पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा के अंतर्गत है। और ये 20 दिन 25 दिन के लिए यहाँ आए हैं, ये एक तरह का उनका एक विजिट है, आए हैं, उनका स्वागत है, चुनाव लड़ें, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फर्क नॉर्थ ईस्ट के चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता किसी व्यक्ति, किसी पार्टी के, हो सकता है उससे उसका खिलाफियत हो, उससे उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई देश हित के लिए अगर उसके खिलाफ बात करे, अपनी सेना के खिलाफ बात करे, तो वैसे व्यक्ति के साथ कोई जनता देश की नहीं जाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। जी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पहले आप नारा दे रहे थे 370 400 सीटें, अब आप चुप हो गए, तो इसका मतलब विपक्ष का ये कहना है कि रियलिटी समझ गए हैं आप। नहीं, ये हम कब देते थे? जब हम एक भी चरण का चुनाव नहीं हुआ था। अब हमारे 3 फेज के चुनाव हो चुके हैं, लगभग 250 सीटों पे चुनाव हो चुका है, अब हम 400 कहने का क्या जरूरत है? 250 पे चुनाव ऑलरेडी हो चुका है, लगभग 200 सीटें और बची हैं चुनाव के लिए, 200-250 सीटें, उस पे चुनाव होना है। तो अब 250, अब जब 250 पे चुनाव ऑलरेडी हो रहा है, तो अब की बार 400 पार कहने की मतलब अब जरूरत तो ठीक है, हमारे 250 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तो इस नारे को नहीं देने के पीछे और कोई रीजन नहीं है। और इस 250 जो सीटों का चुनाव 3 चरण का हुआ है, उसमें हम लोग 175 से 200 सीटों पर कंफर्टेबली जीत रहे हैं तीनों चरण में, और आगे 4 जो हमने कहा है, भारतीय जनता पार्टी 350 से 370, और ओवरऑल हम 400 के सीट पे आंकड़े पे आ रहे हैं। अभी तक पूरी तरह से ये उम्मीद है, क्योंकि अभी 4 चरण के चुनाव बाकी हैं, और अब पहले 2 फेज में आप देखेंगे, और तीसरे फेज के चुनाव में जनता में उत्साह और ज़्यादा आया है। लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है कहीं हमारे नहीं जाने से, नहीं वोट करने से कहीं ऐसा ना रहे कि कुछ सीटें रह जाए, तो जनता में वो जोश आया है। क्योंकि एक चीज़ आप समझिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी कई लोगों से ऐसे बात करते हैं जो या तो न्यूट्रल हैं, या उनके किसी एमपी से या किसी पार्टी के विचारधारा से विरोध हो,
लेकिन वो चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहें। ये बहुत बड़ी बात है। और नरेंद्र मोदी जी तभी प्रधानमंत्री होंगे जब हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी में होंगे, या हमारे पास 300 और उसके ऊपर सीटें होंगी, 272 से ऊपर सीटें होंगी। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक अनुमान लगाया है उसी के आसपास हम लोग रहेंगे, और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही बेहतर जो वोटिंग होगा वो होगा। जी, तो जाहिर तौर पर राहुल त्रिवेदी का कहना है कि एक बार फिर से मोदी सरकार की वापसी होगी, और इन्होंने संवाद में हर सवाल का बेबाक जवाब दिया, और आपने संवाद को अपना वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका।